ओके, सो हमारे प्यारे प्यारे 10 ग्रेडर्स, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास बेहद इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट ये पेपर के एस्पेक्ट से हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर आप देखें तो मैट्रिक क्लास के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं। उन 8 चैप्टर्स में से सिर्फ शुरू के 2 चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो लिहाजा इन न्यूमेरिकल को आपने बहुत अच्छे से समझना है और आपको हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल केसी एक्सप्रेशन का पेपर में लाजमी मिलेगा। चलिए न्यूमेरिकल को हम समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल का सारा फंडा क्या है। तो देखें, केसी एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल्स 2 केसेस में हमने यहाँ पर डिवाइड किए हैं। अभी केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 की पहचान क्या है कि केस नंबर 1 में आपको केसी एक्सप्रेशन तो वैसे बनाना ही होता है। दरअसल यहाँ से मुराद है कि केसी की वैल्यू, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू या फिर एक्टिव मासेस जिसको आप कंसंट्रेशंस कहते हैं, इन 2 के दरमियान आपको टेबल टेनिस खेलनी होगी। यानी कभी वो इसको गायब कर देंगे, केसी को एक्टिव मासेस दे देंगे, कभी किसी का एक्टिव मास गायब करके किसी की केसी वैल्यू दे देंगे। अब हम समझते हैं इसको एक सवाल से, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो केस नंबर 1 की दोनों टेस्ट जो हैं हम करेंगे, केसी वाला टेस्ट भी और एक्टिव मास वाला केस भी। तो पहला वाला देखते हैं भाई कौन सा टेस्ट है हमारे पास, चॉकलेट फ्लेवर है कि वेनिला है। देखें सवाल क्या है, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सिस्टम, यानी एक आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन चल रहा है, ये केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है। अगर बैलेंस्ड नहीं होगी, वैसे तो बैलेंस्ड होगी, मैट्रिक वाले बच्चों को आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर वो इम्बैलेंस्ड इक्वेशन दे दे, लेकिन अगर पेपर को ट्रिकी बनाना है अगर आपने, तो तरीका क्या है, तरीका यही होगा कि जो इक्वेशन दी जाएगी ना वो आप इम्बैलेंस दे दें। यानी अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि भाई वो इक्वेशन को भी बैलेंस करेगा, वो इक्वेशन को भी देखेगा बैलेंस है या नहीं है, फिर उससे केसी एक्सप्रेशन बना के ये न्यूमेरिकल हल करेगा। फिर उसके बाद आप देखें आपको दिया हुआ एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एक बात नोट कर लीजिए, हैशटैग नोट लगा लें, हैशटैग नोट बिल्कुल हेडर में पेपर के। और वो नोट क्या है कि केसी के सवाल में अगर आपको टेम्परेचर या प्रेशर दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, बड़े इत्मीनान से, बड़े ही सुकून से, बड़े ही प्यार से उसको इग्नोर कर देना। इसका कोई काम ही नहीं है, कर दिया इग्नोर। चले आगे बढ़े। आगे क्या है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर एज फॉलोज। आपको जितना रिएक्टेंट दिया हुआ है, जितना प्रोडक्ट दिया हुआ है, सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। आगे यूनिट उसका लिखा हुआ मोलर्स, ये एम कैपिटल मोलर्स कहलाता है। मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर को एक्सप्रेस करने का एक ये भी तरीका है, मोलर लिख देते हैं सिंपल। फिर उसके बाद बोला व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मांगा हुआ है, केसी मांगा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं भाई, केसी। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेबल टेनिस आपने किसकी खेलनी है, केसी की और एक्टिव मास की। टेबल टेनिस स्टार्ट हो गई भाई। सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं आप, सवाल में सबसे पहले आप बनाते हैं डेटा, यानी न्यूमेरिकल आपको हल करने का तरीका बता रहा हूँ और उसकी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा। पेपर में आपने इसी तरह से इसको न्यूमेरिकल को हल करना। डेटा बनाया, अच्छा डेटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। जो चीज़ गिवन होगी ना डेटा में सबसे पहले वो लिखी जाएगी। आपको गिवन क्या है सवाल में, कंसंट्रेशंस गिवन है, एक्टिव मासेस सबके गिवन है। NO की एक्टिव मास दी हुई है और एक्टिव मास को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के आप रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे नहीं आप खुला खुला NO लिख दें, इसका मतलब गलत हो जाएगा। एक्टिव मास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ये बात तय है, ये बात समझ गए। ओके आगे देखें, Cl2, उसके बाद NOCl का एक्टिव मास दिया हुआ है। अच्छा कितना कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0.060 मोलर्स। Cl2 का कितना दिया हुआ है, 0.165 मोलर्स। उसके बाद NO का कितना दिया हुआ है, 0.184 मोलर्स। अगला जो स्टेप है आपके पास गिवन को लिखने के बाद वो क्या है भाई,
वो रिक्वायर्ड का है कि सवाल में रिक्वायर्ड चीज़ क्या है हमारे पास, या इसको हेडिंग नंबर 2 नहीं कहें आप, एक काम करते हैं, इसको हेडिंग नंबर सब हेडिंग ए कह लें, सब हेडिंग बी कह लें, डेटा की है ये। आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ केसी की वैल्यू। अगली जो आपके पास हेडिंग आएगी वो आएगी आपके सॉल्यूशन की। अब आप केसी का सवाल हल कर रहे हैं, तो केसी के सवाल को हल करते हुए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और केमिकल इक्वेशन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन के साथ होगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन का यही तरीका है, देख लीजिए। वरना बाज़ लोग क्या करते हैं, एक ही एरो को यूं घुमा देते हैं, ऐसा आपको मिलेगा बाज़ जगह, लेकिन असल स्टैंडर्ड जो तरीका है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने का वो यही है, ये वाला एरो है। ठीक है जी, 2NOCl। अब आपके पास असल काम शुरू हुआ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को देखते हुए पहले चेक कर लें कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। 2 NO हैं, 2 NO हैं, NB 2 हैं, OB 2 हैं, NB 2 हैं, OB 2 हैं, Cl 2 हैं, यहाँ पे भी Cl कितने 2 हैं, इक्वेशन बैलेंस है, इट्स ओके। आपने अब केसी एक्सप्रेशन बनाना है। केसी एक्सप्रेशन अगर आपने बनाना नहीं सीखा तो आप सबसे पहले हमारी केसी एक्सप्रेशन की वीडियो को देखें, वहाँ पर केसी एक्सप्रेशन बनाना सिखाया जाएगा, उसको सीखें और फिर आगे ये वाला न्यूमेरिकल हल करें डायरेक्ट, वरना केसी एक्सप्रेशन बनाए बिना ये न्यूमेरिकल आप नहीं हल कर सकते। तो केसी एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जिन बच्चों ने सीखा है उनको पता होगा कि केसी एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का कुछ इस तरह बनेगा, प्रोडक्ट आ गया, फिर रिएक्टेंट, अब यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, ये सारा हमारा केसी एक्सप्रेशन जो था उसका मामला है। अब आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, NOCl2 NOCl, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अच्छा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले से हटा दें आप, लेकिन ये वाले स्क्वायर्स जो हैं ये नहीं हटेंगे, स्क्वायर्स या क्यूब आएंगे या जो भी पावर आएगी वो नहीं हटेगी, वो उसकी वैल्यू पर आ जाएगी। जैसे NOCl वैल्यू क्या है 0.60, अब इस पर चूंकि स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लगा देंगे आप, 4 होगा तो 4 लगा देंगे, 5 होगा तो 5 लगा देंगे, क्यूब होगा यानी 3 होगा तो 3 लगा देंगे। NO की वैल्यू क्या है भाई 0.184, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। Cl2 की वैल्यू क्या है 0.165, इस पर कुछ भी नहीं था तो मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया। चलें जी, कैलकुलेटर्स उठाएं और इस वैल्यू को पुट करें और आंसर निकालें। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आई होप आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.644, पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। ठीक है जी, 3 डिजिट्स आप ले लें, और यूनिट क्या आएगा इसका। अब सवाल में मसला क्या आता है, केसी के सवाल में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इसका यूनिट निकालना बहुत मुश्किल होता आसान है, बच्चे समझते हैं उसको मुश्किल है, और यूनिट में ही असल में गड़बड़ करते हैं। यहाँ से 0.5 नंबर जो हैं वो कटते हैं बच्चों के। तो देखें, आप सबसे पहले ये देखें कि जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या दिया है आपको, मोलर्स दिया हुआ ना, मोलर्स दिया हुआ है, तो केसी एक्सप्रेशन से इसका यूनिट निकलता है। देखें, इसका मोल जो एक्सप्रेशन बनाया है NOCl की जगह मोलर्स दिया हुआ, मोलर्स रख देंगे, इधर भी मोलर इधर भी मोलर। इस हिसाब से अगर मैं अलग से करके दिखाऊं तो देखें NOCl की जगह आ गया मोलर, उस पर स्क्वायर था स्क्वायर डाल दें, जैसे वैल्यू पुट कर रहे थे ना आप, इसी तरह सब जगह m पुट कर देंगे आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनिट m दिया हुआ है। मोल पर लीटर होता मोल पर लीटर लिखता, मोल पर dm³ होता तो मैं यहाँ पर वो लिखता। अभी देखें नीचे NO, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है Cl2 के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द केसी एक्सप्रेशन मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, बचा के आपके पास सिर्फ वसी बचा 1/m, या अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा m इनवर्स, कि जब फ्रैक्शन आप चेंज कर देते हैं तो वैल्यू पर माइनस का साइन आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो बचा है ये इसका यूनिट है 1/m और m इनवर्स। तो भाई ये जो आपके पास अब वैल्यू आपकी आई है यूनिट के साथ,
ये आपकी कहलाएगी क्या, जो आपकी रिक्वायर्ड सब्सटेंस थी वो आपने मालूम कर ली। अब रिजल्ट में लिख लेंगे द रिक्वायर्ड Kc इज फाउंड टू बी, इसकी वैल्यू 0.64 m इनवर्स। सो दिस इज केस नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, यानी केस नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1, ये आपका हो गया क्या भाई, कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1 करने के बाद अब हम करते हैं टेस्ट नंबर 2। केस नंबर 1 का टेस्ट नंबर 2 क्या है भाई, ये इसके अंदर मामला क्या है कि आपको Kc की वैल्यू दी हुई है और आपसे एक्टिव मास मांगा हुआ है। पहले वाले सवाल में क्या था कि Kc की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन सारे गिवन थे, तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे आपने वैल्यू को करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ नहीं है, इसमें एक रीज़न भी पूछा है, न्यूमेरिकल के साथ साथ एक रीज़न भी पूछ लिया आपसे। ये देखें, जैसे बी सवाल जो आपके पास आएगा ये आपसे एक रीज़न पूछा है, और ये मैं समझता हूँ अगर किस बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो वो ही इसका जवाब दे सकता है, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप ये न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लें। सवाल क्या है, गिवन द फॉलोइंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, आपके पास इक्वेशन दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब होता है ना तब ये इक्वेशन ये वाली जब आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा, तो यहाँ पर इसकी पावर बनी हुई है, ये ज़रा आप मिस्टेक हो गई, वरना ये इसकी बेस में आएगी, दरअसल ऐसे आना है ये 2SO3 और ये आएगा गैसियस फेस में। ओके, अब सवाल का ए पार्ट क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बना दो, ठीक है बना लेंगे, ठीक है समझ गया, मसला ही नहीं है। आगे इफ़ Kc इज इक्वल्स टू 85.0 यानी 85, what do you expect to find more reactants or products at equilibrium और why? आपसे पूछा है कि Kc की वैल्यू अगर 85 आती है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि भैया आपका जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होगा या प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर आप इस बात का फैसला कर भी लेते हैं, अगर आप यहाँ से बच भी जाएँ, आप तुक्का लगा लें चलें कि भाई प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा या रिएक्टेंट ज़्यादा आ रहा, किसी एक का अक्कड़ बक्कड़ करके जिस पे बम्बे वो आया आपने उसको लिख दिया पेपर में, आगे फिर फंस गए आप। उसने कहा अच्छा ऐसा है, यानी एग्जामिनर बोल रहा है अच्छा हमको सिखा रहा है, तो फिर अब ये बताओ कि रीज़न क्या है, वाई ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पर आप फंस गए। अच्छा, अब यहाँ से एक बात आप मेरी समझ लें, वो ये कि देखिए पेपर के अंदर आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसका हरगिज़ मतलब ही नहीं कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भले फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो उसका मतलब आप न्यूमेरिकल फ़कत जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा न्यूमेरिकल करने के लिए जो एक हाइप क्रिएट की गई है कि थ्योरी को छोड़ो सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो पेपर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल फजूल है। न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी पे ग्रिप लाजमी होनी चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल जो होता है ना आपको वो फील होगा। तो लिहाजा यहाँ पर देखें फील करवाने के लिए आपको ये चीज़ें दी गई हैं कि खुदारा थ्योरी को पढ़ लो, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में आ गया, थ्योरी तो आपने पढ़ी नहीं है, तो आपके जो न्यूमेरिकल है उसके भी आप समझ लें आपको पेस्ट लग जाएगा अदरक लहसन का आपके पेपर में। चलें भाई, भाषण पानी हमने बहुत कर लिया, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की कि इसको हल किस तरीके से किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें या 2x पे ले जाएं, तो लिहाजा हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व कराते हैं आपको। अच्छा देखें, पहले सवाल में कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले सवाल में बड़ी बदतमीज़ी की जा रही है, सिर्फ रिक्वायर्ड, भाई कुछ गिवन भी तो सवाल दूसरा उसके पार्ट बी के अंदर गिवन है, ए में कुछ गिवन नहीं है। बी में गिवन क्या है, Kc की वैल्यू गिवन है, Kc 85.0 यानी कि 85 दिया हुआ है, सिर्फ 85 लिख लें, कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद सी में आए, सी में क्या गिवन है, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लें या उसका एक्टिव मास के लें आप 0.0 सॉरी मैंने यहाँ 5 गलत लिख दिया, 0.0500। अगर आप चाहें देखें आखिरी का जो ज़ीरो है वो हटा भी सकते हैं, लेकिन लिख दें पूरी वैल्यू ताकि कैलकुलेशन आपकी जो है उसमें कोई एरर ना है। ओ की वैल्यू देखें, O2 की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 0.500, यूनिट क्या दिया हुआ मोलर, इसका भी यूनिट मोलर, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब आ जाए आप रिक्वायर्ड पर यहाँ ही असल आपका गेम बनेगा। ये गिवन है
और ये आपके पास रिक्वायर्ड है। अब देखें पार्ट 3 है ना, तो रिक्वायर्ड भी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? पहले में आपको क्या मांगा हुआ है? पहले में मांगा है केसी एक्सप्रेशन, तो आप लिखेंगे भैया पहले पार्ट में केसी एक्सप्रेशन की डिमांड की है एग्जामिनर बाबू ने। दूसरे में क्या की हुई है भाई? बी के अंदर आपसे बोला हुआ है, एक रीज़न मांगा हुआ है, ठीक है, एक रीज़न देना है आपको, कि यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ रीज़न देना है, रीज़न मांगा हुआ। देख रहे हैं भाई साहब सवाल कितना खतरनाक है, न्यूमेरिकल में ही रीज़न घुसा दिया, वाह भाई वाह। अलग से दे देते भाई, नहीं, आपको एसी में करना है। सी के अंदर क्या दिया हुआ है? सी में आपको कंसंट्रेशन मालूम करनी है, SO3 की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, SO3 और उसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अब आपने जो रिक्वायर्ड करना है वो अपने ABC की सीक्वेंस से करना है। कैसे करना है? सॉल्यूशन के अंदर आएंगे आप, आ गए भाई सॉल्यूशन में। अब क्या करें? अब आपने यहाँ पर हेडिंग लगानी है फॉर पार्ट ए, यानी जितना मैं सॉल्यूशन अब करूँगा वो पार्ट ए के लिए करूँगा। देख रहे हैं कितना साफ सुथरा तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको न्यूमेरिकल करने का। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, बोलेगा यार बच्चा तो बड़ा सीख के आया हुआ, उसको पूरे नंबर दो। चलें भाई, पहले में केसी एक्सप्रेशन बनाना है, इक्वेशन ये रही। इक्वेशन आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, यहाँ सॉल्यूशन में अच्छी बात है, कॉपी के पेज बढ़ जाएंगे आपके और समझेंगे पढ़ने वाला बच्चा है भाई, बड़ा खुला काम किया हुआ है। बहरहाल केसी एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ये रहा आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड डब्बे में बंद, कोफिशिएंट जो है पावर बन जाएगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट पावर बन जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास क्या है? ये भी रिएक्टेंट है और इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, इक्वेशन बैलेंस है। लिहाजा ये आपके पास पार्ट ए हो गया, केसी एक्सप्रेशन आपने कर दिया। अब आप आए पार्ट नंबर बी पर। अब आप लिखेंगे फॉर पार्ट बी। पार्ट नंबर बी दरअसल आपके पास एक रीज़न है और ये रीज़न आपको आपकी बुक के पेज नंबर 7, जो सिंध टैक्स बोर्ड जामशोरो की बुक है, उसके पेज नंबर 7 और हेडिंग वहाँ पर आपको मिलेगी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इस हेडिंग में आप आएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे। उसमें जो पॉइंट नंबर 6 अगर आप पढ़ लें तो आप इसका रीज़न दे देंगे। उसमें ये लिखा है कि केसी जो होता है वो आपके पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बताता है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बताएगी। कैसे बताएगी? उन्होंने कहा अगर केसी आपके पास 1 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, तो आपका रिएक्शन कैसा चलेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चला तो आपके पास ज़्यादा याइल्ड, ज़्यादा प्रोडक्शन जो होगी वो किसकी होगी? प्रोडक्ट की होगी। और अगर केसी की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो आपके पास रिएक्शन कैसा चलेगा भाई साहब? बैकवर्ड चलेगा। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड चला तो आपके पास ज़्यादा याइल्ड किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखें केसी की वैल्यू क्या है? 85 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, सो फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास फेवर करेगा। और जो आपके पास याइल्ड होगी, जो मैक्सिमम चीज़ आपके पास जो मोर हमारे पास थिंग आएगा वो क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा, रिएक्टेंट नहीं आएगा। तो ये इस सवाल का रीज़न था। ये आपने पॉइंट जो है इसके अंदर लिखना है जो आपके पेज नंबर 7 पर है। अब सबसे आखिरी पार्ट हमारा क्या है? पार्ट नंबर सी है। तो पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेटा रब कर लेते हैं। पार्ट सी में आपसे क्या मांगा हुआ है? आपको कंसंट्रेशन दी हुई हैं, ये दी हुई और इसकी कंसंट्रेशन मांगी हुई है। यानी अगर आप केसी एक्सप्रेशन देखें, यही वाला केसी एक्सप्रेशन, इसमें उठा के वैल्यूज पुट कर दें डायरेक्ट, तो आपको इसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, इसकी और इसकी दी हुई है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर केसी की वैल्यू क्या रखेंगे? केसी की वैल्यू जो ऊपर 85 दी थी आप वही रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है।
फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, लग जाएगा बिल्कुल। न्यूमेरिकल में हर वो फॉर्मूला काम का है, हर वो फॉर्मूला आप एप्लीकेबल आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल में जिसमें आपके पास एक पैरामीटर सिर्फ अननोन हो, बाकी सारे पैरामीटर नोन हो। अगर आपके पास 2 पैरामीटर अननोन हुए और बाकी 2 नोन हुए तो आप इसका मतलब वो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला नहीं लगा सकते। चलिए भाई, ये फिजिक्स में भी काम आएगा ये, और ये आपके पास केमिस्ट्री में भी काम आएगा और सब में काम आएगा। चलें, अभी ये कैसी एक्सप्रेशन मैं बार बार नहीं लिख रहा, अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट क्या करेंगे, देखें ये रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है अगर वो ऊपर वाली फ्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर के अंदर हो, उसको नहीं छेड़ना आपने। उसके अगल बगल ऊपर नीचे जो कुछ भी है आपके पास सबको बराबर में फेंकें। तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वैल्यूज़ को आपने अब सेपरेट कर लेना है। तो देखें के सी को ब्रैकेट में बंद करें, फिर इसको डबल ब्रैकेट में बंद करें, फिर इसको ट्रिपल ब्रैकेट में बंद करें, और जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक्टिव मास। यानी इन सब वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराएंगे। देखें, एक भूल मैंने भी कर दी और जल्दबाजी में यकीनन आप भी पेपर में करके आएंगे, वो ये कि देखें सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड दोनों पे पावर क्या है, 2 है पावर। तो जब पावर आपके पास 2 होती है तो वो आपके पास सेपरेशन के बाद भी रहती है। ये नहीं आप उसको अलग कर दें या आप बोला पे चलो ये तो रिक्वायर्ड है ना, पावर इस पर से गायब कर दो, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। अब देखें किस तरह से कैलकुलेट होगा। पहले वैल्यूज पुट कर दें आप। के सी की वैल्यू क्या है, 85। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.0500, उस पर पावर, पोएम बन गए भाई ये तो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की क्या है, ये भी वही पोएम बनेगी, 0.0500, उस पर पावर नहीं। हर बार एक ही पोएम थोड़ी चलेगी भैया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, बोर्ड पर हमारे पास जगह नहीं बची तो उसको यहाँ लिख देते हैं भाई, कि यहाँ लिख देते हैं। चले समझ जाइएगा आपके भाई, इसी का है ये। दूसरे वाले पाला में घुस रहे हैं हम, लेकिन है ये इसी से रिलेटेड। अभी भी स्क्वायर इस पर बरकरार है। स्क्वायर को आखिर में इसका काम तमाम करेंगे, हम बड़े प्यार से करेंगे, लेकिन बहरहाल पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या आ रहा। तो इसका आपके पास आंसर आएगा ओवरऑल 0.0128। आप बोले अरे सर ये क्या किया, पॉइंट के बाद तो 3 नंबर लेने थे, आपने 4 नंबर ले लिए। भाई देखें, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो लिहाजा आपने मेरे ख्याल से 9th की फिज़िक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़े होंगे, वरना फर्स्ट ईयर में जब आप लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट तो आपको पता चलेगा कि ये ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। और मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर मजीद क्यों लिए हैं, 0 के बाद 3 नंबर लिए हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप ये कीजिएगा कि अगर पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसके आगे के 3 नंबर लें आप। अब आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर वही चल रहा है भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्क्वायर बुरा लग रहा है, स्क्वायर को हटना चाहिए। कैसे हटेगा, सिंपल मैथ वाला जो तरीका है हमारा कि जब भी स्क्वायर हटाना होता है तो क्या करते हैं, हम कहते हैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देते हैं भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले लिया, यानी आपने यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लिया, ये वैल्यू को बंद कर दिया 0.0128, यहाँ पर आपके पास आ गया, और इस पर भी स्क्वायर रूट चल रहा है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना स्क्वायर से रूट काटना। तो यहाँ पर हमने यही करा, सेटिस्फेक्शन की खातिर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू है कैलकुलेटर में पुट करें, इसका स्क्वायर रूट देखें क्या आ रहा है वैल्यू का, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा अल्टीमेटली वो आपका दरअसल इस सी पार्ट का ओवरऑल आंसर होगा। यानी आपने पे बाय पे, स्टेप बाय स्टेप ए बी और उसके बाद सी का सॉल्यूशन पूरा परफॉर्म कर लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का 0.113। पॉइंट के बाद हो सकता है किसी का 2 आ जाए, किसी का 4 आ जाए,
बहरहाल 0.113 ये आपके पास आंसर है। यूनिट क्या आना चाहिए भाई इसका, यूनिट क्या आना चाहिए, केसी की तरह यूनिट निकालेंगे नहीं भाई, कंसंट्रेशन है, बाकियों का क्या दिया हुआ है, मोलर्स दिया हुआ है, इसका भी हम मोलर लिख देंगे। तो ये आपके पास आपके फाइनल आंसर आ गया। रिजल्ट में आप हेडिंग बनाएंगे ABCD की, और जो जो आपके पास रिक्वायर्ड था उसी को आप दोबारा एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया आपके पास केस नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट। तो केस नंबर 1 के हमने दरअसल 2 सब केसेस पढ़े हैं, जिसको मैंने कह दिया टेस्ट नंबर 1, केस नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1, केस नंबर 1 का टेस्ट नंबर 2। तो लिहाजा पेपर में आपसे अगर सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 2 टेस्ट के दरमियान ही है, इससे आउट किस्म का कोई सवाल मैट्रिक लेवल पे नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।